यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस है इसके यहाँ पर 19 नंबर पेपर है, ठीक है। केजीएस का 90 नंबर पेपर और फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा पेपर होगा, ठीक है। फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर तीसरा और ओवरऑल यहाँ पर मतलब फुल लेंथ के हिसाब से तीसरा, ओवरऑल यहाँ पर 19 पेपर है, ठीक है। 18 नंबर पेपर हम लोग देख चुके हैं, फुल लेंथ वो दूसरा था, ठीक है। इसको यहाँ पर फुल लेंथ 3 को हम लोग यहाँ पर करेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर, जैसे हम लोग ने पहले किया 18 नंबर पेपर को, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। कल हम लोग ने यहाँ पर पीडब्ल्यू का भी क्वेश्चन पेपर जो फुल है चौथा, वो भी हम लोगों ने किया था, देख सकते हो आप चैनल पर। आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से, नौपसाड़ी स्थल मेहरगढ़ वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो पहले का आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान है, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि भौगोलिक जो स्थिति है इसकी, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के उपजाऊ कच्छ मैदान जो होता है उसमें स्थित है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो बेलन दर्रा है उसके पास स्थित है। और ये दर्रा सिंधु घाटी को ईरानी पठार और पश्चिमी एशिया को जोड़ने वाला एक पारंपरिक थल मार्ग है। कालक्रम के विवरण के अनुसार इसका कालखंड लगभग 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक हुआ था। ये मध्यभांड रहित मानव नवपाषाण काल चरण में मध्यभांड नवपाषाण काल चरण की घाटी सिंधु घाटी सभ्यता तक उसको ले जाने वाले तरणपाषाणकालीन संक्रमण के काल को आपस में जोड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ निर्वाह और कृषि अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर देखी गई थी, जैसे कि ये दक्षिण एशिया में उपमहाद्वीप में कृषि और पशुपालन का सबसे प्रारंभिक दर्ज साक्ष्य यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है। वहाँ पर बस्ती देखी गई थी, बस्ती वास्तुकला को लेकर के, प्रागैतिहासिक जो प्रौद्योगिकी की शिल्प थी वो देखी गई, दफनाने की प्रथाएं भी देखी गई, मान्यताएं यहाँ पर कुछ थी, तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी कृषि को सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ प्राप्त होता है? सेकंड का आंसर हो जाएगा सी, मेहरगढ़ इसका सही आंसर होगा। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के कच्छ मैदान में स्थित ये सबसे स्थल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी कृषि आधारित यहाँ पर जीवन शैली का सबसे प्रारंभिक पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है, जिसके प्रारंभिक आधारभूत स्तर 7000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। उगाई गई यहाँ पर जो फसलें हैं, यहाँ के शुरुआती निवासियों ने व्यवस्थित रूप से गेहूं और जौ की खेती इस स्थिर कृषि आधार में अंततः उस जनसांख्यिकीय विस्तार को समर्थन शुरू कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप नगरीकृत हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर है, उत्तरी काले पॉलिस वाले मध्यभांड भारतीय इतिहास में किस काल से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा तीसरे का, करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा की बाट प्रणाली के संख्यात्मक मान जो अनुक्रम था उस पर आधारित थी, किस पर? आंसर हो जाएगा, देखो जो हड़प्पा की बाट प्रणाली थी किस संख्यात्मक अनुक्रम पर आधारित होती थी। देखो हड़प्पा सभ्यता वाणिज्यिक लेनदेन को विनियमित करने के लिए बाटों पर एक अत्याधुनिक मानकीकृत प्रणाली का उपयोग करता था। इसमें अनुक्रम प्रणाली जैसे कम वजन वाले बांट के लिए एक सख्त बाइनरी क्रमांक जैसे 1 2 है ना, 4 8 16 32 से लेकर 12800 तक यहाँ पर होती थी और इसका पालन करते थे। अधिक वजन में दशमलव प्रणाली का उपयोग करते थे, जो मुख्य रूप से 10 और 16 के गुणकों पर आधारित होता था। इनकी सामग्री आकार कैसे होती थी? ये होते थे कठोर, है ना, चमकदार पत्थर से बनाते थे, और इनका पष्टिक जो अनुक्रम था, ठीक है। ये पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा वासियों ने, जिन्हें सुमेरियन लेखों में मेलुहा कहा है, और मेसोपोटामिया के बीच व्यापक समुद्री व्यापार की पुष्टि करते हैं। मेसोपोटामिया पष्टिक आधार 60 प्रणाली का उपयोग करता है, ठीक है। रत्ती बीज अनुक्रम भी यहाँ पर आया था, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट, फोर्थ का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा निम्नलिखित में से विशिष्ट ऋग्वैदिक अवधारणाओं को सही क्रम के यहाँ पर सम्मिलित करना है। पहला, गविष्टि बोला है। गविष्टि क्या होता था? देखो गविष्टि जो है पांचवा ये हो जाएगा आपका गायों की खोज और गायों को लिए जो लड़ा गया युद्ध एक तरह से, ठीक है। सेकेंड बात है दस्यु। दस्यु क्या है? दस्यु आपका स्वदेशी गैर आर्य अधिक जो यज्ञ नहीं करते थे और अलग भाषा बोलते थे। सभापति क्या होता? सभापति जो है ये ऋग्वैदिक जनजातीय सभा का विशिष्ट पीठासीन अधिकारी होते थे। तीनों बातें करेक्ट हैं, सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त काल के अभिलेख में भूमि, है ना, भूमि की श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है? देखो छठे का जो होगा पहला, इसमें जो क्षेत्र है ये हो जाएगा आपका कृषि के लिए तैयार की गए योग्य खेती की भूमि को लेकर के, है ना, क्योंकि यहाँ पर गुप्त काल में भूमि अभिलेखों में क्षेत्र का तात्पर्य उस कृषि योग्य भूमि से था जिस पर पहले से ही खेती की जा रही होती थी। यह तत्काल कृषि उपयोग के लिए उपयुक्त थी। पहला करेक्ट है, सही है। सेकंड, खेल क्या होता था? बंजर या आवश्यक प्रति भूमि होती थी।
सही बात है। तीसरा, अपरहत क्या होता था? घने बिना जुते हुए जंगली खेत या भूमि, ये बात भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा? पूछे गलत कौन सा है, तो कोई गलत नहीं, सभी बातें इसकी करेक्ट हैं। क्वेश्चन 7, 1851 के स्थापित रहनुमाई मस्जिद हसन सभा ने भारत में किस धार्मिक समुदाय में सुधार करने को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सात्विक आंसर हो जाएगा, ये निभाई थी पारसी समुदाय, इसका सही आंसर होगा। रहनुमाई मस्जिद हसन सभा की स्थापना 1851 में बम्बई में दादाबाई नौरोजी ने और फरदुनजी और एसएन बंगाली सुधारकों द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा को लेकर के बढ़ावा देना और सामाजिक बुराइयों को हतोत्साहित करके और पारसी धार्मिक ग्रंथों को तर्कसंगत व्याख्या को प्रोत्साहन करने के लेकर समाज सुधार में देखरेख करना था, आधुनिकीकरण करना था। 7वें का बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां नंबर है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के बारे में विचार करना है। जिला मजिस्ट्रेट देसी भाषा के समाचार पत्रों से जमानत की मांग कर रहे थे, पहली बात। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, मजिस्ट्रेट के आदेशों के खिलाफ अदालतों में अपील करने की अनुमति होती थी, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि इस अधिनियम ने जानबूझकर न्यायिक जो निगरानी का दरकिनार कर दिया था। जिला मजिस्ट्रेट को निर्माण पूर्ण और अंतिम बनाया था और इसके खिलाफ कानून की किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती थी, ठीक है, गलत है। तीसरी बात है, समाचार पत्र सरकारी सेंसर के पास प्रूफ जमा करके इस अधिनियम में छूट प्राप्त कर सकते थे, करेक्ट है। 1 और 3 सही होगा। 8वें का करेक्ट आंसर क्या है? 8वें का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक धार्मिक संगठन और इसकी स्थापना के वर्ष कौन कौन से हैं, देखते हैं। पहला, 9वें का तत्वबोधिनी सभा, ये हो जाएगी 1839, सही है, हाँ ठीक है। फराजी आंदोलन ये होता 1818 में, ये भी सही है। प्रार्थना समाज 1867 1867। सत्यशोधक समाज 1873 1873। सभी मैच कर रहे हैं A1 B2 C3 D4, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा ना, हाँ, 9वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, 1885 में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से कदम मुद्दे जन आंदोलन के प्रमुख विषय बन गए थे? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा, एक तो सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाना, ठीक है। 1875 में मैनचेस्टर के कपड़ा निर्माताओं को खुश करने के लिए ब्रिटिश सूती माल पर आयात शुल्क हटाने को ब्रिटिश सरकार ने फैसले के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया था। सेकेंड बात है, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण करना, ये भी बात करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1870 और 1880 के दशक में दौरान राष्ट्रवादियों ने सिविल सेवाओं के भारतीयकरण के लिए निरंतर अधिनियम चलाए थे। रिटर्न के अफगान अभियान का खिलाफ, ये भी बात करेक्ट होगी। और चौथी बात, शस्त्र अधिनियम के खिलाफ, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि शस्त्र अधिनियम 1878 के भारतीय शस्त्र अधिनियम ने भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार ले जाना और रखना एक आपराधिक कृत्य बना दिया था, जबकि यूरोपीय लोगों ने इस नियम को पूरी तरह से छोड़ दी थी। चारों करेक्ट है, 1 2 3 4 डी। क्वेश्चन 11, लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा घटाकर कितनी कर दी थी? 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? ये कर दी 19 वर्ष, बी क्या होगा? सही आंसर है ना, क्योंकि 1878 में वाइसराय लॉर्ड लिटन ने भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी थी, और यह नीति शिक्षित भारतीयों को प्रसिद्धाबद्ध सिविल संहिताओं में सिविल सेवाओं में प्रवेश करने को लेकर के रोकने को प्रबंधित करने को लेकर बनाई गई थी। लंदन ने प्रतिस्पर्धा करना और शास्त्रीय यूरोपीय भाषाओं को महारत हासिल करना और उच्च वहन लागत को लेकर के प्रणालीगत बाधाएं बनाना थी, सब यहाँ पर इसकी कुछ कंडीशन थी। आंसर बी करेक्ट है। 12, बहादुर शाह प्रथम ने किस मराठा नेता को मुगल की कैद से रिहा कर दिया था? 12वें का आंसर हो जाएगा, ये साहू इसका करेक्ट आंसर होगा। शिवाजी के पोते ने और संभाजी के पुत्र साहू को पिता की हत्या के बाद 1689 में उसकी मां येसुबाई के साथ मुगल सेना ने बंदी बना लिया था और औरंगजेब के शासनकाल में 18 वर्षों तक मुगलों के कैद रहे थे, ठीक है। 1707 में अंग्रेजों की मृत्यु के बाद साहू को रिहा कर दिया गया था। यद्यपि शुरुआत में मुगल अमीर जुल्फिकार खान की सलाह पर राजकुमार आजम शाह ने उन्हें दक्कन लौटने की अनुमति दी थी। आंसर 12वें का बी। क्वेश्चन 13, हैदर अली ने 1755 में फ्रांसीसियों की सहायता से एक और आधुनिक शस्त्रागार कहाँ स्थापित किया था? आंसर 13 का क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से डिंडीगुल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1755 में मैसूर प्रशासन द्वारा हैदर अली को डिंडीगुल और उसका फौजदार नियुक्त किया था। वहाँ अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचाना और फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। इस शस्त्रागार में यूरोपीय तर्ज पर आग्नेय शस्त्रों
गोला बारूद और सैन्य उपकरणों का निर्माण का रख रखाव करते थे। क्वेश्चन 14 है 14 नंबर, कर्नाटक का वह नवाब कौन था जिसने निजाम की मंजूरी के बिना दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी नामित कर दिया था? 14 का आंसर हो जाएगा, ये यहाँ से करेक्ट है शहादतुल्लाह खान, इसका सही आंसर होगा। शहादतुल्लाह खान ने कर्नाटक में नवाब के रूप में काम किया था और 1732 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने भतीजे दोस्त अली खान को गोद लिया और उसे गद्दी पर अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। क्वेश्चन 15 है 15, वित्तीय नियंत्रण की मांग करते हुए भारतीय राष्ट्रवादियों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से लिया गया कौन सा नारा बुलंद किया था? 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं का नारा जो मूल रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा था और प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा अधिक वित्तीय नियंत्रण और प्रतिनिधि संस्थानों ने अपनी मांग को अपनाया गया था। नरमपंथी का पर तर्क था कि राजकोषीय नीतियों का निर्धारण करने वाले विधायी निकायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बिना भारतीयों पर भारी कर लगाया जा रहा था। आंसर 15 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? आंसर 16 का क्या होगा? देखो 16 का ऐसे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लाहौर की संधि, इसका सही आंसर होगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था ये 1845 से 1846 के बीच में और औपचारिक रूप से 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करके समाप्त हुआ था। सिख साम्राज्य को रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जलंधर दोआब, ठीक है, को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। आंसर क्या होगा? बी, 16 का सही है। 17 1814 में भाप का इंजन ब्लूचर का निर्माण किस इंजीनियर ने किया था? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या है? जॉर्ज स्टीफेंसन, इसका सही आंसर होगा। 17 का सी करेक्ट आंसर होगा। 1814 में ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने ब्लूचर नामक भाप से चलने वाले रेल लोकोमोटिव का निर्माण किया था। इसे विशेष रूप से खदानों से बंदरगांव तक कोयले का भारी भार ढोने के लिए बनाया गया था और ये इंजन 4 मील प्रति घंटे की गति से पहाड़ी पर चलते हुए 30 टन का वजन खींचने से सक्षम था। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 18 नंबर, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को वसूले गए लगान में से कितना हिस्सा अपने पास रखने की अनुमति होती थी? 18 का आंसर हो जाएगा डी, 1/11, है ना, क्योंकि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त के तहत कृषकों से एकल किए गए पर कुल भू राजस्व को सख्ती से 11 भागों में विभाजित किया गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य के लिए पर निश्चित राजस्व के हिस्से में कुल रूप में एकत्र किए गए लगान को 10 से 11वें हिस्से पर अपना अधिकार जताया था। आगे आते क्वेश्चन नंबर 19, कॉर्नवालिस के अधीन पुलिस व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया था। 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। उसने जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में क्षेत्रों या थानों की स्थापना की थी। सेकेंड बात गलत, क्योंकि कॉर्नवालिस ने जिलों को क्षेत्रों और थानों में विभाजित किया था, जिनमें से प्रत्येक को एक दरोगा के अधीन रखा गया था और इन थानों का पर्यवेक्षण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था, न कि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा। जिला पुलिस अधीक्षक का कार्य पद ब्रिटिश प्रशासन के तहत काफी बाद में अस्तित्व में आया था। भारतीयों को पुलिस के सभी उच्च पदों से बाहर रखा गया था। एकदम सही बात है, क्योंकि कॉर्नवालिस की व्यवस्था के तहत भारतीयों को पुलिस के प्रशासन की अन्य शाखाओं में उच्च और वरिष्ठ पदों से बाहर रखा गया था। ठीक है, 1 3 करेक्ट है, आंसर यहां से सी। क्वेश्चन नंबर 20 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड सुधार के बारे में विचार करना है। द्वैध शासन के तहत शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को आरक्षित विषय के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिनका प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाना था। 20 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये गलत है, क्योंकि भारत सरकार ने 1919 द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषय को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था और शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुशासन को हस्तांतरित विषय के रूप में वर्गीकृत करना, जिनका प्रशासन विधायिका के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सलाह पर गवर्नर द्वारा किया जाना था। वहीं आरक्षित विषयों पर जैसे पुलिस, न्याय, भू राजस्व, इनको गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के अधीन रखा गया था। 20 का पहला गलत है। सेकेंड, द्विसदनी विधायिका के तहत विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 145 थी, जिसमें से 104 को निर्वाचित कर दिया जाना था। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, भारत के राज सचिव को उसके सहायकों का वेतन पहली बार भारतीय राजस्व के बजाय ब्रिटिश राजस्व से दिया जाना तय किया गया था। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, राज्य परिषद की अधिकतम
60 सदस्य होते थे, जिसमें से 34 को निर्वाचित किया जाना था। करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2, 3, 4 सही है, तो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर है। 1880 के दशक के दौरान बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से स्थापित न्यू इंग्लिश स्कूल बाद में किस रूप में विकसित हुआ था? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्ग्यूसन कॉलेज, बी। न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना 1880 में पुणे में राष्ट्रवादी शिक्षाविद के रूप में समूह में इसके द्वारा की गई थी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और महादेव बल्लाल नामजोशी शामिल थे। इस संस्थान का उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रीय मूल्यों के निहित जो आर्थिक अत्यधिक सरकारी नियंत्रण से मुक्त गुणवत्ता शिक्षा को प्रदान करना था। अपने शैक्षिक प्रयासों का विस्तार करने के लिए इन सुधारकों ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। 21 का भी। 22 नंबर है। स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। पहले खिलाफत दिवस का आयोजन असहयोग का समर्थन करने वाले कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, गांधी जी की अध्यक्षता में संयुक्त हिंदू मुस्लिम सम्मेलन, चौरी चौरा की घटना। 4 बातें है ना। इन 4 बातों में यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? देखो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका सीरियल्स के हिसाब से अगर देखेंगे, हम सीरियल से लगाएंगे, ये पूछा है कौन सा सीरियल से लगाना है, तो पहली बात यहाँ पे आ जाएगी क्या? पहली बात आपकी आएगी यहाँ से पहले खिलाफत आयोग जो आयोजन था 17 अक्टूबर 1919 को, उसके बाद संयुक्त हिंदू मुस्लिम सम्मेलन हुआ था, है ना। कब हुआ था ये हुआ था, तीसरा स्टेटमेंट में आ जाएगा, ये हुआ था 23 से 24 नवंबर 1919। उसके बाद आएगा आपका दूसरा, असहयोग का समर्थन करने वाले कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1920 दिसंबर में, लिख सकते हो, सब इंपॉर्टेंट है। चौथा, चौरी चौरा की घटना, ये हुई थी 4 से 5 फरवरी 1922। 1, 3, 2, 4 इसका करेक्ट है, बी। क्वेश्चन 23 है, 23 नंबर। स्वराज पार्टी के संबंध में विचार करना है। इसकी उत्पत्ति कांग्रेस की गया अधिवेशन में हुए विभाजन से हुई थी। 23 का पहला करेक्ट है। केंद्रीय विधान परिषद में इसका नेतृत्व CR दास ने किया था, जबकि बंगाल में इसका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू ने किया था। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि ये कथन नेतृत्व जो भूमिका है उसको उल्टा बता दिया है ना, अपोजिट बता दिया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा की जो स्वराज पार्टी थी उसका रूप में काम किया था। वहीं क्षेत्रीय राजनीतिक अत्यंत प्रभावी रहने से CR दास बंगाल के प्रांतीय परिषद में नेतृत्व करते थे, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, केंद्रीय विधान परिषद में मुद्दिमान समिति इस विचार के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था ताकि देश शासन ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए। करेक्ट है। 1 और 3 बात इसकी सही है ना। आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट में अपोजिट बात कर दी, इसने घुमा दिया बात को। क्वेश्चन नंबर 24, 24 है। पुणे पैक्ट 1932 के बारे में विचार करना है। यह BR अम्बेडकर द्वारा और ब्रिटिश सरकार के बीच संपन्न हुआ था। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सितंबर 1932 में हस्ताक्षरित पुणे पैक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे और स्वर्ण हिंदू नेताओं, मुख्य रूप से मदन मोहन मालवीय, उसके बीच हुआ था। ये एक समझौता था ना कि ब्रिटिश सरकार के बीच। ब्रिटिश सरकार ने पूर्व के सांप्रदायिक पंचायत के प्रावधानों को औपचारिक रूप से संशोधन करने के लिए केवल एक समझौते को स्वीकार किया था। पहला गलत है। सेकेंड, इसने प्रांतीय विधायिकाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी थी। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, इसने पूर्व सामुदायिक पंचायत के खिलाफ जरोदा जेल में गांधी जी ने उपवास किया था। तीसरी बात करेक्ट है। एक गलत है, 2, 3 सही है। आंसर बी नहीं, गलत पूछा है केवल एक। क्वेश्चन 25 है, 35 नंबर। 1947 में सत्ता के हस्तांतरण के संबंध में विचार करना है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को मंजूरी मिली थी। 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। रेड क्लिफ सीमा आयोग को पंजाब और बंगाल की सीमाएं तय करने का काम सौंपा गया था। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट है। पाकिस्तान औपचारिक रूप से भारत से एक दिन पहले अस्तित्व में आया था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात गलत, क्योंकि औपचारिक और कानूनी रूप से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 1 में ये निर्धारित किया गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र डोमिनियन बिल्कुल एक ही तारीख 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आएंगे, ठीक है, ना कि एक दिन पहले। तीसरा गलत है। चौथा, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। चौथी बात करेक्ट है। तो 1, 2 और 4 सही है ना। 1, 2, 4 मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 26, 26। नंबर है। इनमें से कौन सी व्यवस्था औरंगजेब के शासनकाल से जुड़ी थी?
औरंगजेब के शासनकाल से जुड़ी थी कौन सी व्यवस्था, बताना है आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका क्या होगा, सोचो। करेक्ट आंसर है 26 का शाही दरबार में संगीत पर रोक से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, शुरुआती राष्ट्रवादियों ने इनमें से किन विचारों का लोकप्रिय बनाया था? देखो, इनमें से जो लोकप्रिय बनाया था 27 में, ये तो हो जाएगा आपका लोकतंत्र। ठीक है। लोकतंत्र में उन्होंने क्या, प्रतिनिधि और संस्थानों को निर्वाचित विधान परिषदों और प्रशासन को लेकर के वकालत करना। नागरिक स्वतंत्रता जो थी, इन्होंने मनमाने औपनिवेशिक प्रतिबंधों का विरोध करते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, इन सबको संरक्षण की मांग की थी। धर्मनिरपेक्षता, इसमें शुरुआती राष्ट्रवादी नेताओं ने सचेत रूप से विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच एकता को बढ़ावा दिया था। ठीक है। राष्ट्रवाद, इसकी सबसे प्रमुख उपलब्धि अखिल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का विकास करना था और लोगों को प्रांतीय जाति और धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर सोचने को प्रेरित करना था। चारों बातें करेक्ट हैं, डी आंसर सही है। 28 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में यह परिकल्पना की गई थी कि युद्ध के बाद एक नया संविधान बनाने के लिए भारतीयों को एक प्रतिनिधि के रूप में निकाय गठित किया जाएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ से 28 का करेक्ट है। सेकेंड, आचार्य विनोबा भावे को पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना गया था और जवाहरलाल नेहरू को दूसरे। सही है। क्रिस्प मिशन, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, उसने भारत को तुरंत डोमिनेंट स्टेट्स का प्रस्ताव दिया। तीसरी बात गलत है, क्योंकि क्रिस्प मिशन 1942 मुख्य रूप से इसलिए विफल रहा था क्योंकि उसने तत्कालीन स्वशासन सेल्फ जो गवर्नमेंट थी उसकी पेशकश नहीं की थी। इसने डोमिनेंट स्टेट्स अधिराज का दर्जा के साथ एक नए भारतीय संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यह पूरी तरह से युद्ध की समाप्ति का शर्त पर आधारित संकट के समय प्रस्ताव टालमटोल विलंबित प्रकृति के कारण ही रहा था। ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पहली जूट मिल 1855 में कहाँ स्थापित की गई थी? आंसर क्या होगा? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से रिसरा सही आंसर होगा। भारत में पहली जूट मिल 1855 में हुगली नदी के तट पर वर्तमान पश्चिम बंगाल में श्री रामपुर के पास रिसरा में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना एक ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड ने की थी। इस मिल के साथ भारत में आधुनिक जूट उद्योग की शुरुआत हुई, जो बाद में हुगली औद्योगिक पट्टी के आसपास केंद्रित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में विचार करना है। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। 30 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सोचो। 30 का जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है। सेकंड है, आंदोलन के दौरान भूमिगत नेतृत्व राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और जयप्रकाश नारायण जैसी हस्तियों द्वारा किया गया था। एकदम सही है। 8 और 9 अगस्त 1942 को हुई गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को नेहरू और आज़ाद के साथ अहमदनगर किले में कैद कर रखा था। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश जो थे, है ना, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्हें आपसी संघर्ष और आपसी संचार को रोकने के लिए गिरफ्तारी किए गए नेताओं को अलग अलग रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और कांग्रेस कार्य समिति को अन्य प्रमुख सदस्यों को अहमदनगर किले में रखा गया था, और वहीं महात्मा गांधी को उनकी पत्नी कस्तूरबा और सचिव महादेव देसाई के साथ पूना आगा खां पैलेस अलग से बंद कर दिया था। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है, गलत पूछा है तो केवल 3। क्वेश्चन 31 बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण इसका सही आंसर होगा। पश्चिमी चंपारण, जिसका मुख्यालय बेतिया में और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है और राज्य के सभी जिलों में से नेपाल के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है। 32 जयप्रकाश नारायण के बारे में विचार करना है। वे 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। पहली बात 32 का स्टेटमेंट सही है। उन्होंने भूटान में आजाद दस्ता का गठन किया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भूमिगत संघर्ष जारी रखा था। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को समन्वय करने के लिए भूटान में नहीं बल्कि नेपाल में एक आजाद दस्ता स्वतंत्रता ब्रिगेड का गठन किया था। तीसरी बात, उन्होंने 1996 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तीसरी बात गलत है। आंसर ओनली 1 करेक्ट है। 33 नंबर, बरहिया ताल किसान आंदोलन 1936 से 1939 बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था मुंगेर लखीसराय क्षेत्र, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। ये जमींदारी प्रथा के खिलाफ चलाए गए व्यापक बर्खास्त आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
ठीक है। ये आंदोलन महामंदी के दौरान काफ़ी तेज हो गया था और जब कोई किसान यह लगान होती थी जो किराया होता था चुकाने में असमर्थ हो जाता था तो उन्हें अपनी ज़मीन से बेदखली का सामना करना पड़ता था। 33 का बी करेक्ट है। 34 नंबर है, 34 नंबर क्वेश्चन। मंदिरों और उनकी जो अवस्थिति है उसके बारे में विचार करना है। अजगैबीनाथ धाम हो जाएगा सुल्तानगंज भागलपुर। बूढ़ानाथ मंदिर भवानीपुर मधुबनी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि बूढ़ानाथ मंदिर मधुबनी के भवानीपुर में स्थित नहीं है। यह मंदिर भागलपुर जिले के आदमपुर में जोगसर इलाके में स्थित है और ये प्राचीन शिव मंदिर है और भागलपुर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। तीसरा हरिहरनाथ मंदिर आदमपुर भागलपुर, गलत है क्योंकि मैंने बताया इसके बारे में, क्योंकि हरिहरनाथ मंदिर आदमपुर भागलपुर में नहीं है। ये मंदिर सारण जिले में सोनपुर की गंगा और गंडक नदियों के संगम के पास स्थित है। यहाँ पर देवता हरि विष्णु जो होते हैं और शिव उनके संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा उग्र महादेव मंदिर सोनपुर, ये भी गलत है क्योंकि उग्र महादेव मंदिर ये मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है और प्रसिद्ध मैथिली कवि विद्यापति गहराई से जुड़ा है। ओनली वन करेक्ट है। यहाँ से 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का केवल एक करेक्ट है, एक युग। 35 भव्य बिहार सरकार के किस भाग की एक पहल है? भव्य योजना जो है ये बिहार सरकार की किस एक विभाग की पहल होगी? आंसर हो जाएगा योजना और विकास विभाग जो होगा इसका सही आंसर होगा, है ना। 35 का डी करेक्ट है, ठीक है। 35 का डी होगा, अच्छा डी नहीं होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, स्वास्थ्य विभाग होगा इसमें, है ना। योजना विकास विभाग नहीं, स्वास्थ्य विभाग होगा क्योंकि भव्य जो है बिहार हेल्थ एप्लीकेशन जो विजनरी योजना फॉर ऑल इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से समझ आ रहा है हेल्थ को लेकर के, तो स्वास्थ्य विभाग होगा, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवा कार्यों में सुव्यवस्थित करना और सरकारी संस्थान जो हैं उनको लेकर एकीकृत अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली को लागू करना। 36 आते हैं, लेखक और इसकी पुस्तक कौन कौन सी है? बाणभट्ट। 36 बाणभट्ट में हो जाएगा आपका ये आपका चंडिकाष्टक, ठीक है। उसके बाद विद्यापति, भूप परिक्रमा, फणीश्वरनाथ रेणु, ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका सी नंबर, पटलू बाबू रोड और ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। करेक्ट आंसर 36 का आंसर डी करेक्ट होगा, ठीक है। 37 नंबर आते हैं, कथन एक निष्कर्ष एक निष्कर्ष दो, मतलब कथन दे रखा है और निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 दे रखे हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। जीएसटी लागू होने के बाद भी पिछले कुछ वर्षों में बिहार अपने कर राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई है। ये आपका क्या है? कथन है। निष्कर्ष में देखना, निष्कर्ष क्या बोला है? निष्कर्ष कहता है कि आर्थिक गतिविधियों और कर प्रशासन में सुधार हुआ है। पहली बात क्या हुआ? पहली बात यहाँ से जो हो जाएगी कि ये करेक्ट है। सेकंड, बिहार में केंद्रीय हस्तांतरण आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया है। ये बात इसकी गलत है क्योंकि बिहार में केंद्रीय हस्तांतरण से वित्तीय रूप स्वतंत्र हो गया है। ये निष्कर्ष गलत है क्योंकि बिहार में अभी भी करों में हिस्सेदारी वित्त आयोग के अनुदान और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर यह दिए गए जो कथन है सेकंड वाला गलत होगा और केंद्रीय हस्तांतरण से वित्तीय स्वतंत्रता का अनुपालन यह अनुमान नहीं लगाया सकता है। एक कथन सिर्फ करेक्ट है। आंसर क्या होगा? डी। 38 नंबर है, ई मतदान प्रणाली के बारे में विचार करना है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने ई मतदान प्रणाली के लिए ई वोटिंग जो है एंड्रॉइड एप्स लॉन्च किया है, SEC BHR, है ना। तो पहला क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा SEC फुल फॉर्म शायद से होगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार, है ना, ऐसा होगा। तो पहला क्या होगा? स्टेटमेंट 38 का यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है, बिहार ई वोटिंग प्रक्रिया अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य होगा ये। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग इस पहल को मतदान प्रक्रिया के एक युगांतरकारी बदलाव बताया गया और कहा गया कि बिहार इस तरह की एंड्रॉइड आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात गलत है। तीसरा, एस्टोनिया देश में ई वोटिंग की प्रक्रिया, एस्टोनिया में देश में ई वोटिंग की प्रक्रिया है, एकदम करेक्ट है। तो 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? 2 बातें सही है। 39 नंबर है, इनमें से किस संस्थान को भारत के राष्ट्रपति को पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा बिहार पुलिस, इसका सही आंसर होगा। हाल ही में बिहार पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे उत्कृष्ट सेवा, अनुकरणीय साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए भारत के किसी भी जो पुलिस संगठन है उसको प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 आते हैं, 40।
40 नंबर बिहार के चौथे रोड मैप, कृषि रोड मैप के बारे में विचार करना है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2025 को चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत की है। 40 का पहला स्टेटमेंट गलत है। 18 अक्टूबर 2023 को पटना में किया गया था, न कि 2025 में। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, 2023 होगा इसमें और पटना में होगा। ये कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव को लाने के लिए 4 साल की रणनीतिक योजना होगी। ये बात भी गलत है, क्योंकि दो आधार पर, क्योंकि यहाँ पर पहला चौथा रोड मैप कृषि 5 को बताया था उन्होंने, है ना, और यहाँ से जो बता रहा है कि जो 2023 से 28 तक कवर करेगा, ना कि 4 वर्ष की अवधि को। ठीक है, 5 वर्ष की अवधि होगी 23 से 28, ना कि 4 वर्ष। ही गलत होगा। इसका वित्तीय परिव्यय 50,000 करोड़ है और इसे कृषि विभाग के साथ 7 अन्य विभागों द्वारा लागू किया जाएगा। ये भी गलत है, क्योंकि कृषि जो चौथा यहाँ पर रोड मैप है, इसमें केवल यहाँ पर बहुक्षेत्रीय पहल है, जिसे केवल कृषि विभाग और 7 अन्य विभाग द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ पर 12 अन्य विभाग जो होंगे उनके द्वारा होगा। तीनों बातें गलत है ना, 1 2 3 डी आंसर होगा। सही कौन सा है? कोई सही नहीं है। 41 आते हैं। सूची को सूची 2 को मैच करेंगे, देखते हैं। हरिश्चंद्र श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी क्या होगा? ये हो जाएगा महाराष्ट्र पुणे उस्मानाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2 नंबर। कुंद्रेमुख आपका हो जाएगा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोवेस के समृद्ध होगा। महाबलेश्वर 1438 मीटर ऊंचाई पर पश्चिमी घाट की एक महत्वपूर्ण चोटी है। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ी दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी रिजॉर्ट। करेक्ट आंसर 41 का भी करेक्ट है। 41 हो गया। 42 आते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। कोपेन जलवायु कोड और उनकी जलवायु प्रकारों के निम्नलिखित पर विचार करना है। जलवायु कोड और यहाँ पर इसके प्रकार कौन कौन से होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस अभी होने वाला है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान पीसीएस अभी एग्जाम होगा वो भी, प्लस बीपीएससी एग्जाम होने वाला है सबसे पहले, उसके लिए भी। तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों में आप अगर तीनों एग्जाम देते हो तो बेस्ट रहेगा देने के लिए, क्योंकि राजस्थान पीसीएस का फॉर्म चल रहा है, अप्लाई कर सकते हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है ना। और याद रखना है, आप अभी डेट चल रहा है तो राजस्थान पीसीएस भी अप्लाई कर सकते हो। पेपर अच्छा आता है उसका, पीवाईक्यू देख लो, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और अभी अपने क्वेश्चन पेपर भी लेके आऊँगा राजस्थान पीसीएस के लिए। तो आते हैं क्वेश्चन 42 में। इसमें बोला है एएमडब्ल्यू उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है, जो कोपेन के वर्गीकरण में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु को दर्शाती है। तो पहला क्या होगा, यहाँ से गलत हो जाएगा, ये आदर्श शुष्क गर्मी बोल रहा है ना। सेकेंड बात है एएस क्या होगा, बोला है अर्ध शुष्क स्टेपी। देखो एएस जो होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु के साथ उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु होती है इसमें, ना कि अर्ध शुष्क स्टेपी। ये भी बात गलत हो गई, लिख लो आप जो सही बताता जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बोला BSHW क्या होगा, ये शुष्क अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु और गर्म और शुष्क सर्दियों के साथ साथ यहाँ पर इसमें देखी जाने वाली सर्दी और नमी वाली सर्दियाँ नहीं होगी। DFC क्या होगा, DFC जो होता है ये बिना किसी शुष्क ऋतु और ठंडी गर्मी वाली शीत ऋतु होती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी नहीं होती है। सभी गलत हैं, आंसर क्या होगा डी। 43 नंबर है, बद्दू पारंपरिक रूप से किन से जुड़े हैं? आंसर 43 का हो जाएगा, ये जुड़े हैं पश्चिम एशिया और अफ्रीका के रेगिस्तान से। ठीक है, बद्दू पारंपरिक रूप से खाना बदोश अरब पशुपालक हैं जो पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के विशाल रेगिस्तान क्षेत्रों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। ओडरनीसे रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच ज्यादातर सीमा बनाती है? 44 का आंसर हो जाएगा, ये बनाती है जर्मनी और पोलैंड, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ओडरनीसे रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर मान्यता प्राप्त है। इसे 1945 में पॉट्सडैम सम्मेलन के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। यह सीमा मुख्य रूप से ओडर नदी और इसकी सहायक नदी लुसेटियन नीसे प्रवाह द्वारा निर्धारित की गई थी, जो उत्तर में बाल्टिक सागर से लेकर दक्षिण में चेक गणराज्य सीमा तक बहती है। 44 का एक करेक्ट है। 45 डार्डानेल्स जलटमुर्मथ निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ता है? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर, ये जोड़ता है बी, मतलब मरमरा सागर और एजियन सागर, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का 0 माइलस्टोन कहाँ स्थित है? 46 का सही आंसर हो जाएगा, ये स्थित है कहाँ? ए, नागपुर। ठीक है, एक ऐतिहासिक स्मारक है जो मुख्य भूमि भारत के भौगोलिक क्षेत्र के में महाराष्ट्र में नागपुर शहर में स्थित है, और इसे 1927 में औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। 46 का
47 47। इसमें से किस रेगिस्तान को एम्प्टी क्वार्टर कहा जाता है? आंसर क्या होगा 47 का करेक्ट आंसर यहाँ से रब अल खली इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का सी। ठीक है, रब अल खली के नाम से अरबी में अंग्रेजी में सीधा अनुवाद एम्प्टी क्वार्टर खाली क्षेत्र होता है और इसे ये नाम इसलिए मिल जाता है क्योंकि यहाँ अत्यधिक कठोर वातावरण इसे इंसानों के रहने के लिए यहाँ पर लगभग पूरी तरह से अयोग्य निर्जन बना देता है। अब ये अरब प्रायद्वीप दक्षिण भाग में स्थित है और ये रेगिस्तान के 4 देश में फैल गया है और मुख्य रूप से सऊदी अरब के साथ साथ ही ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। क्वेश्चन 48, तोंगिया कृषि प्रणाली किस देश से जुड़ी है? आंसर क्या होगा 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये डी करेक्ट होगा, म्यांमार इसका सही आंसर है। ठीक है, खेती की तोंगिया प्रणाली की उत्पत्ति 19वीं सदी के मध्य में म्यांमार में हुई थी और बर्मी भाषा में तोंग का अर्थ होता है पहाड़ी और या का अर्थ होता है खेती। ठीक है, आंसर डी करेक्ट है। 49 नंबर, सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा लेक सुपीरियर इसका सही आंसर है। सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के मीठे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो लगभग 82,100 मीटर वर्ग किलोमीटर है क्षेत्र में फैली है और ये उत्तरी अमेरिका के 5 महान झीलों में से सबसे बड़ी है और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा द्वारा साझा की जाती है। हालांकि रूस के साइबेरिया में स्थित बैकाल झील क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन आयतन के हिसाब से दुनिया की मीठी पानी की सबसे बड़ी झील और दुनिया की सबसे गहरी झील होने का रिकॉर्ड इसके नाम है। आंसर क्या होगा 49 का बी। क्वेश्चन 50, भारत में प्रायद्वीपीय नदियों के सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का यहाँ से क्या होगा सी करेक्ट है, गोदावरी बेसिन है ना। 51 नंबर है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा किस नदी से मिलती है? 51 का आंसर क्या होगा? ये मिलती है पिंडर नदी। ठीक है, ये आंसर होगा पिंडर नदी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 सूची दो को मैच करना है। पर्वतीय दर्रा जोड़ने वाले राज्य कौन सा है? 52 पहली बात यहाँ से माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, एक का 3। उसके बाद नथुला आपको जाएगा भारत चीन सिक्किम चौकियाँ उसको लेकर के ठीक है स्थित है उसमें। पेंसिला सुरु घाटी को जास्कर घाटी से जोड़ता है ना, तो क्या होगा आगे कारा ताक दर्रा क्या होगा यहाँ से हो जाएगा आपका काराकोरम ले यारकंद कारवा मार्ग पर स्थित है। करेक्ट आंसर 52 का 52 का क्या होगा ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 थर्मल पावर स्टेशन और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में विचार करना है। थर्मल पावर स्टेशन और इसके राज्य कौन से हैं देखते हैं। 53 पहला कोठागुडेम क्या होगा? कोठागुडेम आपको हो जाएगा विद्युत ताप केंद्र तेलंगाना। ठीक है, कोरबा ताप विद्युत केंद्र छत्तीसगढ़। विंध्याचल सुपर पावर थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश। कोराडी ताप विद्युत केंद्र महाराष्ट्र। सभी करेक्ट हैं 1 2 3 4। आंसर क्या होगा डी। 54 नंबर है वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो है उसके अनुसार भारत में चाइल्ड वेस्टिंग दर लगभग कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का यह करीब 18.5% से ज़्यादा 18.7%। ठीक है, और ये विश्व स्तर पर सबसे अधिक चाइल्ड वेस्टिंग दर को दर्शाता है। चाइल्ड वेस्टिंग को 5 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को अनुपात के रूप में परिभाषित करता है जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम होता है और तीव्र कुपोषण के दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मीट्रिक होता है जो अक्सर पर्याप्त कैलोरी सेवन, खराब स्वच्छता, ठीक है, गंभीर बीमारियों का परिणाम होता है। आगे क्वेश्चन आते हैं 55 नंबर। एक दुर्लभ प्रकार की गैर विलासिता वस्तु जिसकी मांग समान मांग के नियम के विपरीत है, इसके बढ़ने पर बढ़ती है, उससे किस रूप में जानते हैं? आंसर 55 का करेक्ट हो जाएगा। इसे जानते हैं गिफिन वस्तु के रूप में। गिफिन वस्तु करेक्ट आंसर होगा। गिफिन वस्तु क्या होती है? एक दुर्लभ प्रकार की गैर विलासिता वस्तु होती है, ठीक है, और जिसकी मांग मानक आर्थिक सिद्धांत के विपरीत होती है और इसकी कीमत बढ़ने पर बढ़ती है। गिफिन वस्तुएं मांग के पारस्परिक नियम की अवहेलना करती हैं क्योंकि इनकी कीमतें बढ़ने पर इनकी मांग में वृद्धि हो जाती है। आगे आते हैं क्वेश्चन 56 नंबर।
देखो जितने भी टॉपिक आते जा रहे हैं वो सब टॉपिक आपको नोट करते जाना है कि कौन कौन से टॉपिक आप क्वेश्चन करो, उस टॉपिक की पूरी लिस्ट बनाते जाओ इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक आए, है ना। वो टॉपिक आप डीप में जाके कवर करोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन और कवर होंगे वहाँ से, टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो। 56 नंबर है सामाजिक प्रगति सूचकांक के बारे में विचार करना है। ये सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। पहला 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, ये 3 आयामों बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, कल्याण के आधार और अवसर से मिलकर बना है, करेक्ट है। तीसरा, आर्थिक विकास को दर्शाने के लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी का उपयोग एसपीआई के मुख्य घटक के रूप में करते हैं। तीसरी बात गलत है क्योंकि सामाजिक प्रगति सूचकांक की एक परिभाषित है और अनूठी विशेषता यह कि यह सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय जैसे आर्थिक संकेतों को पूरी तरह से बाहर रखते हैं और सीधे तौर पर सामाजिक और पारिवारिक परिणामों को मापता है। इसे आर्थिक पैमानों को स्वतंत्र रूप में रखने के लिए डिजाइन किया गया ताकि ये दर्शाया जा सके कि समाज अपनी आर्थिक संपत्ति को वास्तविक प्रगति में कितनी अच्छी तरीके से परिवर्तित कर रहा है। चौथी बात है व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समावेशिता अवसर आयाम के घटक होते हैं। चौथी बात करेक्ट है। आंसर 1, 2, 4 सही होगा। 1, 2, 4 सही है तो करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 57 है किसी वस्तु या सेवा की कीमत में सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को किस रूप में जाना जाता है। आंसर 57 का हो जाएगा अधिकतम मूल्य सीमा, इसका सही आंसर होगा 57 का। किसी वस्तु की सेवा कीमत उस पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को अधिकतम मूल्य सीमा कहा जाता है। आवश्यक वस्तु को वहनीय बनाने के लिए इसे संतुलन मूल्य से नीचे निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए कमी के दौरान किराए दुकानों यद आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण। 58 वित्तीय वर्ष 25-26 में भारत के मर्चेंडाइज व्यापार के संबंध में कौन सा गलत होगा। कौन सा गलत है 58 में ये हो जाएगा आपका पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान सोने के आयात में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर सोने के आयात में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं देखी गई बल्कि वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान इसके मूल्य में उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है जो 24.1 से बढ़कर 71.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि आयातित सोने की वास्तविक मात्रा 757 टन से थोड़ी गिरकर 721 टन हो गई, लेकिन वैश्विक कीमतों में वृद्धि ने समग्र आयात बिल को और बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 59 है 59 वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्यों में से कौन सा शामिल नहीं है। इसमें 59 का कौन सा शामिल नहीं है, हो जाएगा जर्मनी, इसका करेक्ट आंसर होगा टी। ठीक है। क्वेश्चन 60 आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स मार्च 2024 में बढ़कर मार्च 25 में कितना हो गया है। 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो गया 64.2 और 67। ठीक है, ये इतना था और इसमें बढ़कर 67 हो गया। 61 आते हैं 61 नंबर है केंद्रीय बजट 26-27 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। 61 में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का ये यहाँ से 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% अनुमानित है जो 25-26 के संशोधित अनुमानों से कम है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि 4.4% संशोध मतलब अनुमानित होगा ये, राइट। ये क्या होगा यहाँ से जो है स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है। 2026-27 को लेकर के 4.4 क्या है संशोधन अनुमान की तुलना में सुधार है जो सरकार का राजकोषीय समेकन के मार्ग में अनुरूप में देखा जाएगा। आगे आते हैं 26-27 के लिए यहाँ पर जीडीपी के 4.3 का राजकोषीय घाटा लक्ष्य निर्धारित किया गया, राइट। और ये पिछले वर्ष 25-26 के जीडीपी के 4.4 को लेकर अनुमान की तुलना में बताता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 एक बैंक की बैलेंस शीट में संबंध में विचार करना है। बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाओं को उसकी देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। 62 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि एक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमा राशि उसकी बैलेंस शीट में देनदारी जो होती है उसके रूप में दर्ज किया जाता है। हालांकि जमा राशि बैंक द्वारा धन को दर्शाती है, लेकिन ये वह राशि होती है जिसके बैंक कानूनी रूप से जमाकर्ताओं को मांग की जाने की प्रवक्ता को पूरी तरह से वापस करने के लिए बाध्य होता है। सेकेंड बात है नेटवर्थ संपत्ति में से देनदारियों को घटाकर प्राप्त की जाती है। सेकेंड बात करेक्ट है, आंसर दोनों सही है सी। 63 नंबर है यदि कीमत में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बाद भी मांग लगभग अपरिवर्तित रहती तो इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं करेक्ट आंसर 63 का एक बेलोचदार मांग कहा जाता है। ठीक है, जब कीमत में बड़े बदलाव के बाद
भी मांग की कीमत में कोई परिवर्तन बदलाव नहीं होता है तो इसे बेलोचदार मांग कहा जाता है। इस स्थिति में उपभोक्ता कीमत में होने वाले परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होती है और नमक, दवाइयाँ या जीवन यापन की बुनियादी वस्तुएं जैसी आवश्यकताएं अक्सर बेलोचदार मांग को प्रदर्शित करती हैं। 64 है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के बारे में विचार करना कौन सा सही होगा। इसके बारे में ये योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरणा लेती है और इसमें 100 कम प्रदर्शन करने वाले जिले शामिल होते हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला शामिल है। 64 का पहला सही है। इसका उद्देश्य 1.7 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करना और 11 मंत्रालयों को लागू की जा रही 36 मौजूदा योजनाओं को अभिसरण करना होगा। सही है। यह योजना 5 साल की अवधि के लिए प्रस्तावित है, जिसके वित्तीय परिव्यय 50% कृषि बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए निर्धारित किए गए हैं। करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यह योजना 6 साल की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 से 30-31 तक होगी, है ना, 5 साल के लिए नहीं है ये। और इसके अलावा 24,000 करोड़ रुपए की वार्षिक वित्तीय परिव्यय के रूप में विभाजित किया जाएगा। लगभग 40% सब्सिडी के लिए, 30% कृषि बुनियादी ढांचे के लिए जैसे फसल कटाई इसको लेकर के, है ना, और 20% कृषि ऋण क्रेडिट के लिए और 10% प्रशिक्षण और सहायता बाजार के लिए। तो 1 2 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर है। हाल ही में जारी किए गए वर्ष 2023-24 में उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण ESI के बारे में कौन सा कथन गलत है। यह जो गलत कथन हो जाएगा 65 का, ये हो जाएगा डी, क्योंकि बुनियादी जो धातुएं हैं, बुनियादी धातुएं, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम उत्पाद 5 बड़े योगदानकर्ता थे। ठीक है, ये बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय जो था उसने उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 23-24 के परिणाम के अनुसार कपड़ा और पेट्रोलियम उत्पाद को शीर्ष 5 में शामिल नहीं किया है। ठीक है, देखा बोल रहा शामिल किए गए तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, गलत हो गया। और शामिल कौन कौन सी की बुनियादी धातुएं, जिसमें से कि बेसिक मेटल उसमें करीब 11.5%, मोटर वाहन ट्रेलर को लेकर के 9% के आसपास अप्रॉक्स में, रासायनिक उत्पाद में करीब 9%, खाद्य उत्पाद करीब यहाँ पर 7.5%, फार्मास्यूटिकल्स 7%। ठीक है, तो ये डेटा नोट कर लो। 66 नंबर है। निसार जो मिशन है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है 66 का एक करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रडार का उपयोग करके पृथ्वी की भूमि और बर्फ के सतह पर होने वाले परिवर्तन को अवलोकन और मानचित्रण करना, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। निसार नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन USA और इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके बीच यहाँ पर संयुक्त रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन होगा। 67 है। त्रिगुण के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, ये भारतीय नौसेना का वायु रक्षा कमान का नियंत्रण नेटवर्क होगा। गलत है, सही है। ठीक है। दूसरा, ये एक अन्य सेना विशिष्ट वायु रक्षा प्रणालियों के साथ इंटरफेस स्थापित करेगा। एकदम करेक्ट है। तीसरा, ये वास्तविक समय की साझा प्रचलन हवाई तस्वीर में योगदान देगा। सभी करेक्ट हैं, डी आंसर होगा। 68 नंबर है। हाल ही में किए गए CMS-03 GSAT-7R मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही होगा। 68 का जो सही आंसर हो जाएगा ऐसे ये हो जाएगा, ये भारतीय धरती से लॉन्च किया गया भारत का पहला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। बी करेक्ट आंसर है। 69 नंबर है। 69, भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेश विकसित रक्षा प्लेटफॉर्म है। 69 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, एक तो एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होगा। ठीक है, ये है। उसके बाद यहाँ पर जोरावर लाइट टैंक होगा इसमें, राइट, और इसमें राफेल ये भी होगा, मल्टी फाइटर जेट। तीनों बातें करेक्ट है, तो आंसर सी डी करेक्ट होगा। 70 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, ये BIRAC बिराक, है ना, की सहायता परिस्थिति तंत्र के घटक नहीं है। 70 का आंसर क्या होगा। डी करेक्ट है, PM रिसर्च फेलोशिप, क्योंकि PM रिसर्च फेलोशिप जो है ये BIRAC का घटक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान जैसे IIT, IISc, IIScR उसके केंद्रीय विश्वविद्यालय में गुणवत्ता को लेकर के सुधार करने के लिए आकर्षित करने की संचालित करता है। 71 है। 25 न्यूटन का बल किसी वस्तु की बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित करता है। किया गया कार्य क्या होगा। 71 का आंसर हो जाएगा, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 जूल। कैसे। F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है देखो F बराबर नहीं, इसमें फॉर्मूला होता था इसमें W बराबर F इंटू
डी, मतलब विस्थापन, है ना। एफ क्या हो गया, फोर्स हो गया, डी क्या हो गया आपका एक तरह से विस्थापन हो गया। तो एफ इंटू टी, एफ कितना 25 और विस्थापन कितना 4, तो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100, तो 100 जूल यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा आंसर। कार पूछा है तो टी। क्वेश्चन नंबर, एक जगह अगर यहाँ पर कुछ एंगल के दे रखा होता, जैसे कि यहाँ पर 30 डिग्री पर कितना होगा, तो यहाँ पर लग जाता डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी और थीटा लग जाता, थीटा की वैल्यू लग जाती कॉस थीटा, ठीक है। फिलहाल नहीं दिया तो छोड़ते हैं इसको। 72 नंबर है, एक कार की रुकी हुई अवस्था में चलना शुरू करती है और 4 मीटर पर सेकंड कार के एक त्वरण समान से चलती है। 5 सेकंड में वह कितनी दूरी पर तय करेगी। 72 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 50 मीटर। कैसे, देखो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है शुरुआती वेग अपॉन समय, है ना। दूरी मान लेते हैं किससे, डिस्टेंस, और वेग वी अपॉन समय टी। तो लगाएंगे फॉर्मूला तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ से आ जाएगा करीब आपका 30 मीटर आएगा। कितना 50 मीटर आएगा। 72 का बी 50 मीटर, ठीक है। और उसके बाद लगा देंगे दूरी, हाँ वो उतने में आ जाएगा आंसर आपका 50 मीटर। 73 नंबर है, एक फैक्ट्री 12 घंटे में कुल 25 किलोवाट पावर रेटिंग वाले इलेक्ट्रिकल उपकरण का इस्तेमाल करती है। एक दिन में खर्च होने वाली ऊर्जा कितनी है। 73 का आंसर क्या हो जाएगा, 300 यूनिट इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 300 यूनिट कैसे होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगेगा, ऊर्जा गणना का तरीका जो होता है 25 इंटू 12, है ना। 25 इंटू किलोवाट घंटा 12 आपका, क्योंकि समय 12 घंटे होते हैं, 25 इंटू 12 मतलब 300 किलोवाट घंटे हो गया एक तरह से, ठीक है। तो कमर्शियल बिजली के लिए निकालेंगे एक यूनिट को लेकर के, तो वाट घंटा समय के बराबर होगा, तो 300 किलोवाट घंटा 300 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। आगे आते हैं, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के और थोड़ा से यहाँ पर मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, उसको लेकर के डाउट नहीं करना है कि अगर आप साइंस साइड से या साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो तो सोचो कि उसी सब्जेक्ट में लग जाओ, पूरे टॉपिक वही साइंस के करने लगो, नहीं। 10-12 क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, वो फॉर्मूले आप यहाँ से समझते जाओ तो आप आसानी से क्वेश्चन करते जाओगे, ठीक है, बनते जाएंगे क्वेश्चन। और ज़्यादातर PYQ आप सॉल्व करो, PYQ पहले के हैं। अगर यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे करने हैं तो PYQ की वही क्वेश्चन सॉल्व करो जो पूछे गए पहले। कौन से, जो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ रीजनिंग के जो साइंस के होते हैं वो PYQ में ज़्यादातर होंगे, वो वहाँ से ही करने हैं, बाहर कोई क्वेश्चन नहीं करना है। और जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं इनके क्वेश्चन करना है बस। आगे आते हैं 74 नंबर, अगर 10-12 क्वेश्चन में 5-6 भी ठीक हो जाते हैं तो भी चलेगा। 74 है, इनमें से कौन सा गुण ध्वनि का तारतम्य निर्धारित करता है। आंसर क्या होगा, देखो 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा आवृत्ति, इसका सही आंसर है। किसी ध्वनि का तारतम्य सीधे तौर पर उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। आवृत्ति का तात्पर्य 1 सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली ध्वनि तरंग की संख्या से होता है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, HZ में। क्वेश्चन 75 है, ऊंची वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। करेक्ट आंसर 75 का हो जाएगा ये होता है गतिज ऊर्जा घटती है जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। सी यहाँ से सही आंसर होगा। 76 नंबर है, किसी वस्तु को v गति से सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, किसी ऊंचाई में गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी कब। आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर ये v²/4g, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 76 ही क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन आएंगे 77 से और 150 तक, ठीक है, 77 से 150 तक हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे कल। और जितने यहाँ पर टॉपिक आए, ठीक है, आप देखो जितना पेपर यहाँ पर लगा, जैसे कि मैं 1-2-3 पेपर करीब 75 पार्ट 1 में डेली सबके डिस्कस कर देता हूँ। कम से कम यहाँ पर आपके 200+ क्वेश्चन हो जाते हैं रोज, ठीक है। 200+ क्वेश्चन अगर रोज हो जाते हैं तो उनको जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो उन सबके जाके टॉपिकों को कवर करो। हो सकता है उन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाए ना पूछे जाए, जैसे यहाँ पर GSET मिशन 7 आ रहा है ना, CMS 03 है, मान लो इन चारों स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं दिया उसने, कुछ दूसरा पूछ लिया, तब क्या करोगे। जब आप टॉपिक पूरा पढ़ोगे तभी ये होगा। यही UPSC ने किया था इस बार, मैं पहले बता भी चुका था टॉपिक पढ़ो क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकता है, वही किया गया, ठीक है। तो आप भी यहाँ से क्या करो, टॉपिक जितने यहाँ पर आए हैं इस सभी टेस्ट पेपर में उनको कवर करो, ठीक है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो और अपना जो नया चैनल है DUKT वाला इसको भी जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि ये वाले चैनल में अभी कॉपीराइट आ चुका था, अभी ऐसा कुछ अगर बाद में होता है तो वो आप बैकग्राउंड के लिए मतलब बैकअप के लिए चैनल आप जुड़ सकते हो उससे। सर्च करो चैनल UPSC डेली UPSC नॉलेज ट्रैक, कहाँ पे सर्च करना है, यूट्यूब पर अपना चैनल है UPSC नॉलेज ट्रैक तो पता है, ठीक है। आपको दिल्ली और लिखना है, ठीक, ये चाहिए दिल्ली, बाकी UPSC नॉलेज ट्रैक लिखा हुआ है, इसको सर्च करो यूट्यूब पे आपको मिलेगा, इसको सब्सक्राइब करो। और जो कुछ यहाँ पर आएगा चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ही कराऊंगा, कुछ आंसर राइटिंग भी यहाँ पे कवर कराऊंगा मैं, है ना, जुड़ सकते हो इसमें भी। और हर चीज़ यहाँ पर फ्री रखूँगा, कोई भी यहाँ पर आपको पेड नहीं देना है, भी आंसर राइटिंग कराऊंगा वो भी आपको फ्री रखना है, फ्री यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। एंड करते हैं।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू।